हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में सेकंड पेपर प्रकाश में आपको देखिए ये बताएंगे क्या नाम है, किरण आरेख नियम बताएंगे। और फिर उसके बाद अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियाँ होती प्रतिबिंब का बनना, ये सब बताएंगे। ठीक है, फिर इसी के बाद आपको दर्पण सूत्र बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 5 नंबर डेरिवेशन में पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सब हम रफली देखिए जो जो मेन है उसको थोड़ा सा स्लो करके बताएंगे, और जो थोड़ा सा मतलब कम पूछता है केवल नॉलेज के लिए, वो थोड़ा सा हम उसको स्पीड में बताएंगे। ठीक है, जैसे दर्पण में जो किरण आरेख नियम है ये सब तो पूछता नहीं है, और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है ये भी 1 नंबर कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो ये सब हम आपको रफली बताएंगे, इतना बताएंगे कि आपको समझ में आएगा वो चीज़ें। ठीक है, और जो दर्पण सूत्र है वो मोस्ट आईएमपी है, उसको हम पूरा करके अच्छे से बताएंगे आपको कि किस तरीके से होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले हम किरण आरेख नियम। ठीक है, तो हेडिंग आपका क्या है, दर्पण का किरण आरेख नियम। क्लास 12th में है, क्लास 12th का भी है और 10th में भी है, ये 10th में भी ये चीज़ है। ठीक है, तो ये क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, दर्पण का किरण आरेख नियम, किरण आरेख नियम हम एक ही बात को कम से कम 2 से 3 से 4 बार बोलेंगे। आप उसको वीडियो को आगे पीछे करके मतलब सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, दर्पण का किरण आरेख नियम। तो दर्पण का किरण आरेख नियम 3 होता है। कितना होता है? 3। वो 3 कौन कौन से होते हैं? तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, पहला नियम क्या है? हाँ, पहले हम थोड़ा सा दर्पण के बारे में बता दे रहे हैं कि दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सब चीज़ें बस रफली आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने ये दर्पण दिख रहा है, जैसा कि आपको ये दर्पण दिख रहा है, और दर्पण में बाहर का भाग क्या है, मतलब लेप लगा दिए है लाल पराऑक्साइड का या फिर किसी भी प्रकार का लेप लगा दिए है, और अंदर से क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी। तो इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके बाहरी भाग पर लेप लगा हो, आंतरिक भाग से क्या हो, प्रकाश के परावर्तन की घटना, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल ठीक इसी का उल्टा होता है। उत्तल में क्या होता है कि उभरे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, और दबे हुए भाग पर लाल पराऑक्साइड का लेप लगा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण आपके सामने बना हुआ है। तो अवतल दर्पण में ये होता है ध्रुव P। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं F होता है और ये C होता है। ठीक है, हम आपको सब अच्छे से एकदम बताएंगे क्या क्या कैसे है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से थोड़ा सा रफली बताया जाएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। ये आपतित किरण है। ठीक है, ये किरण चली गई, ये परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जो तल है इसको बोलेंगे परावर्तक तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तक तल, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की घटना इसी तल से हो रही है। ठीक है, और ये क्या आपका ध्रुव है। ठीक है, ये आपका क्या है? मुख्य फोकस है। ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, मुख्य फोकस और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्मॉल एफ होता है, इसको कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, बातों को सुन कर लिखेगा, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है हमारा। ठीक है, और ये कैपिटल सी से लेकर पी की दूरी जो है ये क्या होता है? आर होता है। स्मॉल आर या कैपिटल आर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब रही बात सबको डिफाइन कैसे करेंगे, किस तरीके से परिभाषित करेंगे, हम एक ही बात को 2 से 3 बार बोलेंगे, आप अच्छे से सुन को उसको लिखिएगा। ठीक है, हमारी बातों को चलिए देखते हैं। जैसे कोई पूछ लिया कि ध्रुव ध्रुव होता क्या है, तो आप ध्रुव कहेंगे क्या कि दर्पण है, तो यानी दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल। ठीक है, बातों को सुनिएगा। दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट, उसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। इतना आपने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगला क्या होता है। तो अगला जो है आपका वो है वक्रता केंद्र। वो क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को देखते हैं, एक एक पॉइंटिंग को समझते हैं। तो पहले हमने आपको क्या बताया? ध्रुव बताया। पहले हमने आपको क्या बताया? ध्रुव। दूसरी पॉइंट क्या है कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दरअसल होता क्या है? तो ये जो भाई दर्पण है, गोली दर्पण है, यानी गोले का भाग होता है। गोली दर्पण भी एक गोले का भाग होता है, क्योंकि भाई गोला है, गोले को आप काट दीजिए, किसी एक तरफ लाल पराऑक्साइड का लेप लगा दीजिए, दूसरी तरफ क्या करिए दूसरी तरफ क्या करेंगे?
प्रकाश के परावर्तन की घटना, ठीक है। तो ये केंद्र है, तो आपको पता है गोले का भी केंद्र होता है, बिना केंद्र का गोला बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप कहेंगे कैसे कि गोले का केंद्र जिसका दर्पण क्या है, एक भाग है, ठीक है। गोले का केंद्र जिसका दर्पण क्या है, एक हिस्सा है, एक भाग है, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। हमने क्या बोला भैया कि गोले का केंद्र जिसका दर्पण है क्या है, एक भाग है, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो हमने दो परिभाषा बताया, पहले ध्रुव बताया, फिर वक्रता केंद्र बताया। तो ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरी पॉइंट हमने क्या बताया आपको, वक्रता केंद्र, दूसरी पॉइंट हमने क्या बताया, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोले का केंद्र, गोले का केंद्र जिसका दर्पण क्या है, एक हिस्सा है, एक भाग है, एक पार्ट है, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट आपका क्या है, मुख्य अक्ष। तीसरी पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ये क्या है, ध्रुव है। तो इसको देखिए एक लाइनिंग मिला रहा है, ये जो लाइन जा रहा है इन दोनों को टच करके स्पर्श करके वो जा रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या कि दरअसल मुख्य अक्ष होता क्या है, तो मुख्य अक्ष ये होता है बच्चों कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए हमारी बातों को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। तो मैंने आपको ध्रुव बताया, ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोले का केंद्र जिसका दर्पण क्या है, एक भाग है, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अगली पॉइंट क्या है आपको अगली पॉइंट आपका क्या है, मुख्य फोकस। अगला पॉइंट आपका क्या है, मुख्य फोकस। चलिए ये भी समझते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस कहते किसे हैं दरअसल, ठीक है, मुख्य फोकस, हाँ मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस होता क्या है, तो बच्चों ये लाइन जो था, ये लाइन था क्या, ये लाइन आपका मुख्य अक्ष था, क्या था, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है, देखिए भाई लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोई ऐसे जाता है तो इन दोनों को समांतर करते, ठीक है। तो ये दोनों समांतर किरणें हैं या फिर समांतर लाइन है, समांतर देखा कुछ भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही, इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर से चल रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्योंकि भाई ये दर्पण से टकराएगा तो इसमें परावर्तन की घटना होगी, ठीक है, क्योंकि एक तरफ लेप है भाई तो दूसरी तरफ प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी, क्लियर है। तो आप कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु को काटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बिंदु यहीं से कटेगा, हो सकता है यहाँ से भी काट सकता है, जब यहाँ पे काटेगा तो मुख्य फोकस यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, कौन सा लाइन था, मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर काटता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु को काटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। अब अगली पॉइंटिंग क्या है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आपका क्या है, मुख्य फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। दरअसल फोकस दूरी होता क्या है, तो फोकस दूरी बच्चों आपका क्या होता है, ये मुख्य फोकस है, कैपिटल एफ क्या है, मुख्य फोकस है, और ये पी क्या था, ध्रुव था। तो कैपिटल एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी परिभाषित कैसे करेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। तो हमने क्या बताया, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट नंबर 6, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। दरअसल वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या को कैसे कहेंगे, तो ये क्या था, सी क्या था, वक्रता केंद्र, और पी क्या है, ध्रुव। तो सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ना समझना है आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है।
पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 अब आपका बचा क्या है, तो हमने आपको सब कुछ बता दिया, फोकस दूरी बता दिया, मुख्य फोकस, ये सब चीज़ें लगभग आपको क्या किया गया, बता दिया गया। ठीक है, हाँ एक लास्ट हेडिंग था, इसमें है नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, द्वारक। दरअसल द्वारक होता क्या है, तो द्वारक क्या होता है, द्वारक मतलब होता है व्यास। तो सीधा सीधा कहिए कि गोले का व्यास, गोले का व्यास जिसका दर्पण क्या एक हिस्सा, एक भाग, उसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक है, क्योंकि भाई पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक परिधि मिला देंगे, जब पॉइंट को मिला देंगे एक प्रकार व्यास हो जाएगा। तो व्यास होता क्या है दरअसल, तो गोले का व्यास जिसका दर्पण एक भाग, उसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। एक शॉर्ट टाइप पे मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा फिगर, मैं फिगर बनाऊँ मतलब कि समझाने के लिए बस ऐसा किया हूँ। तो पहले ध्रुव होता क्या है, तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक हिस्सा एक भाग, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर मुख्य फोकस दरअसल क्या होता है, तो मुख्य फोकस कैसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु को काटता है, जिस बिंदु से क्रॉस होगा उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फिर फोकस दूरी क्या होता है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से, मुख्य फोकस से कैपिटल एफ से। ठीक है, चलिए अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है दरअसल बच्चों, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। द्वारक क्या होता है, तो द्वारक मतलब व्यास होता है, तो गोले का व्यास जिसका दर्पण एक हिस्सा एक भाग, उसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दर्पण का किरण आरेख नियम। तो किरण आरेख नियम में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किरण आरेख नियम। तो दरअसल किरण आरेख नियम होता क्या है। ठीक है, तो कुल टोटल 3 किरण आरेख नियम होते हैं, तीनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे पीछे करके हमारी बातों को सुनकर लिख लीजिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में मिलेगा। 10th में तो 100% है, 12th में आपका 95 99 तक जाएगा, क्योंकि भाई 12th में छोटी छोटी चीज़ें कम है, उसमें तो बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, लंबा लंबा थोड़ा सा। आपको घबराना भी नहीं है, वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किरण आरेख नियम। तो किरण आरेख नियम 3 होता है, मैं तीनों को एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा बच्चों आप लोग को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हमारी बातों को। ये कौन सा दर्पण आपका, अवतल, कौन सा है, अवतल। ठीक है, चलिए देखते हैं। ईयर में मत जाइएगा, बस समझाने के लिए आपको चीज़ें बताई जा रही है, बस आपको समझ में किसी तरीके से आ जाए, बस और क्या। चलिए भाई, तीनों नियम को मैं समझता हूँ। ठीक है, तीनों नियम। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण होती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। ठीक है, तो पहला नियम आपका क्या है, देखिए नियम याद रखें, जब तक नियम नहीं मालूम रहेगा तब तक आप दर्पण का प्रतिबिंब आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पहला नियम हमने आपको क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से। ठीक है। फिर नियम नंबर 2, सेकंड नियम क्या कहता है कि जो वक्रता केंद्र होता है, यानी अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा वापस आ जाती है, यानी उसी मार्ग में क्या होती है? वापस आ जाती है, वो कहीं जाती नहीं है। तो हमने सेकंड नियम आपको क्या बताया कि जो वक्रता केंद्र से जाने वाली आपतित किरण है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जाती है। ठीक है, उसी मार्ग में क्या होती है? वापस आ जाती है। हमने आपको क्या बताया नियम, मतलब सेकंड आपका वो किरण आरेख नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जाती है। ठीक है। तीसरा नियम क्या है कि कोई किरण अगर मुख्य फोकस से आपतित हो रही है, कहाँ से आपतित हो रही है? मुख्य फोकस से, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कहाँ चली जाती है? समांतर। तो हमने आपको क्या बताया? आपको ये बताया कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो पहला नियम बच्चों आपका क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से ही जाएगी, यानी उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है हमारा। तीसरा क्या है आपका? यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है। तीन ही पॉइंट है पी एफ सी। अब पी से जाएगा नहीं, पी से इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि दर्पण का जो ध्रुव है वो क्या होता है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु, वहाँ से हम किरण मतलब कि क्रॉस ही नहीं करा पाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा करने का तात्पर्य यह है, तो इसलिए ध्रुव से नहीं आता है। बस तीन ही पॉइंट है, एक समांतर जाएगा, एक वक्रता केंद्र से, एक फोकस से। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं कि जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, होता तो भाई 3 है, समतल भी होता है, मतलब होते 2 ही है, समतल और गोली। ठीक है, गोली में 2 होता है, एक उत्तल एक अवतल। हमें वही देखना है कि उत्तल में क्या होता है, अवतल में क्या आता है। यानी अवतल में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बन सकता है, और उत्तल में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको किरण आरेख उतना अच्छे से बताया तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझाया जाएगा वो चीज़ें, क्योंकि आपसे एक ही फिगर में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया दिया। चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो पहले कौन सा दर्पण हम पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब टोटल 6 स्थिति में बनता है, और वो 6 स्थितियाँ कौन कौन सी है वही मैं आपको यहाँ पे जा रहे हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अवतल में 6 बनता है बच्चों, उत्तल में कितना बनता है? 2 बनता है। ठीक है, तो पहले हम अवतल को देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए देखा जाए। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। हेडिंग आपका क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितनी स्थिति में बनता है? तो टोटल 6 स्थिति में बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में हेडिंग आपका यही है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लेवल से तो 100% है, क्लास 12th में भी रहता है, MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछता भी है, कभी कभी आरेख बनाने के लिए दे भी देता है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनता है। कितनी स्थिति में बनता है? 6 स्थिति के एक डायग्राम में समझाएंगे। 6 स्थिति में बनता है, 6 स्थिति में बनता है। जाहिर सी बात, जब 6 स्थिति में बन रहा है यानी वस्तु को भी 6 स्थिति में रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, जब प्रतिबिंब 6 बनेगा तो वस्तु भी तो हमें 6 स्थिति में रखना पड़ेगा, यानी कहाँ कहाँ वस्तु को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने एक दर्पण में बना रहा हूँ, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना रहा हूँ? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। पहले मैं एक डायग्राम, मतलब कि एक ही फिगर में सब अच्छे से बता दे रहे हैं, फिर एक एक करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है,
चलिए देखिए, तो ये बच्चों ये क्या है, इसका ध्रुव है, ये क्या है एफ है, और ये क्या है सी है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक फिगर में अच्छे से इसको बता दे रहा हूँ, फिर बारी बारी करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं भैया, अनंत पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप किसी भी चीज़ को देख के बता सकते हैं, मतलब कोई पूछेगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं इसको। ठीक है, इन्फिनाइट है, पहले अनंत पे रखेंगे, फिर अनंत के बाद ये क्या, वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी तो रख सकते हैं वस्तु को, कहीं भी रख दिए बीच में। बीच का मतलब ये नहीं बच्चों बीचों बीच ही रखना है, बीच का मतलब इसके मध्य कहीं भी आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पहली स्थिति हमने कहाँ पे रखा था भैया, अनंत पे। दूसरी स्थिति हमने कहाँ रख दिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रख दीजिए, एक कदम आगे बढ़िए, एक एक स्टेप बढ़िए। ठीक है, तीसरी बार वस्तु को यहाँ पे रख दिए। अब चौथी स्थिति कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, पांचवी स्थिति क्या है, मुख्य फोकस पे रखिए। कहाँ पे रखिए, मुख्य फोकस पे। छठवीं स्थिति क्या है बच्चों, मुख्य फोकस और ध्रुव के कहाँ रखे, बीच में। अब ध्रुव पे तो रख नहीं सकते क्योंकि भाई उसका मतलब दर्पण के एक प्रकार के अंदर का भाग है, आप कैसे रखेंगे वस्तु को वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को गौर करिएगा। मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, मतलब अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। जब वस्तु अनंत पे रहती है तो अनंत से किरण का मतलब यह है कि अनंत से समांतर ही किरण चलेगी। तो अगर दोनों किरणें, मतलब कि हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण को गुजारना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 2 किरण को इसलिए गुजारा जाता है क्योंकि जब 2 किरणें रहेंगी तभी कहीं ना कहीं वो क्रॉस करेंगी। जब बच्चों 2 किरणें क्रॉस करेंगी तो वहाँ पे एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। अगर मैं उसी बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला दूंगा, ऊपर रहे चाहे नीचे, मैं मिला दूँ मुख्य अक्ष से, तो वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। वही क्या होता है उसका प्रतिबिंब। यानी कि जब 2 किरणें बच्चे आपतित कराएंगे तो जाहिर सी बात दोनों किरणें आपतित होने के बाद परावर्तित होंगी, और 2 किरणें परावर्तित होंगी तो दोनों परावर्तित किरणें कहीं ना कहीं काटेंगी। ठीक है, जहाँ पर काटेंगी मैं उसी पॉइंट को मुख्य अक्ष से मिला दूंगा तो उसका क्या हो जाता है, प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अनंत से किरणें तो समांतर ही चलेंगी। जब दोनों किरणें समांतर चलेंगी तो कहाँ से जाती है, समांतर किरणें कहाँ जाती हैं, फोकस से जाती है। कहाँ से जाती हैं, फोकस से। यानी हमें तो ये क्लियर हुआ कि अगर वस्तु अनंत पे हो, कहाँ पे हो, अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पे। कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पे। ये वस्तु की स्थिति है, यानी वस्तु कहाँ पे रखेंगे, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। किसकी स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, चलिए तो पहला कंडीशन तो ये हो गया बच्चों। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, यानी वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। जब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बच्चों रखेंगे, मेरी बात ध्यान से गौर करिएगा, मैंने अनंत पे रखा था तो यह पे बना, यानी पहले का प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। ठीक है बच्चों, अब जैसे जैसे एक कदम यहाँ बढ़ेंगे तो एक कदम इधर भी आप बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एक स्टेप यहाँ पे बढ़िए तो एक स्टेप इसमें बढ़िए। जब बच्चों अनंत से आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे तो कितना कदम बढ़ा, एक स्टेप बढ़ा। भाई पहला स्टेप बढ़ा ना, तो पहला स्टेप इसमें बढ़ जाइए आप। जब इसमें आप पहला स्टेप बढ़ेंगे तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा दूसरे का। अब ये स्थिति है क्या, ये है कहाँ पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है बच्चों वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का पार्ट है। ठीक है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बताया, जब अनंत पे रखेंगे मुख्य फोकस पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, यानी एक स्टेप आप बढ़े तो एक स्टेप इसमें भी बढ़िए बच्चों। जब एक स्टेप बढ़ेंगे तो ये स्थिति है क्या, ये स्थिति ये बता रहा है कि मैं जो हूँ ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हूँ। ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब एक स्टेप और बढ़िए बच्चों, जब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो अगली स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र, यानी तीसरी बार वस्तु कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। जब बच्चों वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वक्रता केंद्र पे ही पहुंचेंगे, यानी वक्रता केंद्र पे रखने पे प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो वक्रता केंद्र पर बन रही है। कहाँ पे बन रही है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए चलिए अब पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 आपका क्या है कि अब एक स्टेप और आगे बढ़िए। जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये स्थिति क्या है कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे क्या कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखने पे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखने पे, मुख्य फोकस के बीच में रखने पे, जब इसके बीच में रखेंगे बच्चों तो एक कदम इसमें आगे बढ़िए। जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब बच्चों एक स्टेप और आगे बढ़िए। जब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये जो पार्ट है ये क्या है, मुख्य फोकस का है। तो अब यहाँ पे भी एक स्टेप बढ़ जाइए, तो ये तीसरे की स्थिति हो गई, ये चौथे को हो गई। अब मुख्य फोकस पे जब रखेंगे वस्तु को बच्चों
तो अब इसमें एक स्टेप आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। यानी मुख्य फोकस पे रखने पे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। कहाँ पे बनता है, अनंत पे। ठीक है, ये 5वें का प्रतिबिंब बन गया। अब 6वीं स्थिति क्या है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखिए। कहाँ पे रखेंगे, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में। राइटिंग में मत जाइएगा, बातों को सुन के लिखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्रुव के जब बीच में आप रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब अनंत के आगे बनना चाहिए। तो अनंत के आगे कोई लाइन नहीं है भाई, अनंत तो सबसे बड़ी अनंत क्या हमें मालूम ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बन जाता है। दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे। इसका लास्ट वाले का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। अब बाकी सब के सब प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बन जाता है सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक। बस एक कंडीशन ऐसा आता है कि इसमें प्रतिबिंब क्या बन जाता है, आभासी। अब आपको किरण उड़ा सब अच्छे से खींच के आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसका किरण किस प्रकार से मतलब डाला जाएगा, प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, आपको अच्छे से वो सब बताया जाएगा। कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, कब बराबर होगा, एक अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बच्चों आज के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक बार हम थोड़ा सा और देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं।